वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, या वर्क फंक्शन क्या होता है इसको। ठीक, तो इसमें हम लोग डिस्कशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले वर्क फंक्शन का डेफिनेशन, उसके बाद इसका यूनिट्स, ठीक, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे डायमेंशन। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखेंगे इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे फॉर्मूला। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं। ठीक, कोई भी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्क फंक्शन से रिलेटेड, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बस आप इसे समझिए। ठीक, तो इसी तरह से बाकी सभी टॉपिक्स, जो भी टॉपिक हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, सभी टॉपिक एक एक करके हम सभी पर वीडियो बनेगा। तो सभी टॉपिक समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वर्क फंक्शन पे आते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है इसको, तो सबसे पहले आप कंसीडर हम कर लें कि, कंसीडर कर लीजिए कि ये एक मेटल सरफेस है। हाँ, कि एक मेटल सरफेस है। उसके बाद यहाँ पर आप इस मेटल का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल के क्रिस्टल लैटिस से अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, तो इस मेटल को एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करना होगा ताकि मेटल को एनर्जी मिले, फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, सफिशिएंट एनर्जी मिले और इलेक्ट्रॉन इस मेटल से लिबरेट हो सके, इमिट हो सके। तो उसके लिए हमको कम से कम कितना एनर्जी देना होगा, या इस मेटल को कितना एनर्जी ज़रूरी है। तो उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप दिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई का वैल्यू हो गया ये कूलाम, और ये वोल्ट रह गया। और आपको मालूम है, हमें भी मालूम है आप कि कूलाम वोल्ट बराबर होता है जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये कूलाम वोल्ट बराबर जूल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम। तो ये देखिए कूलाम वोल्ट मल्टीप्लाई होगा जूल, निकला ना। वो चीज़ है। तो मान लीजिए कि इस मेटल सरफेस को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आप प्रोवाइड किए, 2 इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। फिर आप क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। फिर आप मान लीजिए कि यहाँ दे दिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, फिर भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। अगर दे दिए मान लीजिए 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस बार आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, लिबरेट हो गया, इस्केप हो गया इस मेटल सरफेस से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर गया, इस्केप हो गया मेटल सरफेस से, या आप लिबरेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखें, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिए, तब तो बहुत आसानी से निकल लेगा। तो कहने का मतलब है कि इस मेटल के लिए सबसे कम एनर्जी कितना देना पड़ा, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट बाहर नहीं निकलेगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हर एक मेटल के लिए, ये उदाहरण था, एग्जाम्पल स्वरूप था, हर मेटल के लिए अलग अलग होगा, है ना। ये हर मेटल के लिए अलग अलग होगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए कुछ और वैल्यू होगा, तो जिंक के लिए वैल्यू कुछ और होगा, तो आपका सीजियम के लिए कुछ और होगा, प्लेटिनम के लिए कुछ और होगा। हाँ, तो अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे।
तो वर्क फंक्शन किसे कहेंगे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject one electron from a metal is known as work function of the metal, work function ऑफ द मेटल। तो इस मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन कहलाएगा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देख लीजिए, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उस मेटल को जरूरी कितना पड़ेगा ताकि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस्केप कर सके, इजेक्ट हो सके, इमिट हो सके, ठीक ना। अब ये जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इट इज डिनोटेड बाई, ये वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जनरली ये वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं W0 से या फाई नॉट से। हम जल्दीबाजी में जब फाई लिखते हैं तो ध्यान देना ऐसे लिखा जाता है हमसे फाई, तो ये भी आप माइंड में रखना थोड़ा सा। तो ये डिनोट करते हैं हम लोग W0 से या इससे। तो वर्क फंक्शन, अच्छा ये वर्क फंक्शन जो होगा वो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ W0 is different for different metals। अलग अलग मेटल्स के लिए ये वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, क्लियर। अब वर्क फंक्शन निर्भर किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है। तो द वैल्यू ऑफ W0 डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले ये निर्भर किस पे करेगा, सबसे पहले निर्भर करता है नेचर ऑफ द मेटल। नेचर ऑफ मेटल कहने का क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल होंगे तो नेचर अलग अलग होगा, तो उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। दूसरा बात हो गया कंडीशन ऑफ द सरफेस। दूसरा किस पे निर्भर करता है, कंडीशन ऑफ द मेटल सरफेस। उस मेटल सरफेस के कंडीशन पर निर्भर करता है कि जो वर्क फंक्शन होगा उस मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है, ये दो बातों पर, नेचर ऑफ मेटल एंड कंडीशन ऑफ द मेटल सरफेस। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए डेफिनेशन। अच्छा, और किस पे निर्भर करता है, उन फैक्टर्स पे। यदि हम आगे बढ़ें तो देखेंगे उसके बाद हम इसके यूनिट्स किस में मेजर किया जाता है। तो वर्क फंक्शन चूँकि एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन एनर्जी है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये सब बिंदु हैं जो आपको वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाएगा। किन फैक्टर्स पे निर्भर करता हो गया, यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया, दो फैक्टर पर निर्भर करता है। दो फैक्टर में हमने क्या क्या कहा, एक कहा नेचर ऑफ द मेटल और दूसरा में हमने क्या कहा, कंडीशन ऑफ द सरफेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला जानना होगा। अब देखिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। तो बच्चों फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल
तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है वर्क फंक्शन बराबर एच न्यू नॉट। ये जहाँ पर डब्ल्यू नॉट क्या है, ये वर्क फंक्शन है। सबके टर्म्स का मीनिंग लिख लीजिए। डब्ल्यू नॉट तो हो गया वर्क फंक्शन, वेयर एच क्या हो गया, एच हो गया बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, अब यहाँ न्यू नॉट क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं न्यू से, और नॉट दिया हुआ है। ये हो गया बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आगे के क्लास में, आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वर्क फंक्शन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला यूज्ड। ये फार्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे वर्क फंक्शन। उसके बाद यदि हम डायमेंशन कैलकुलेट करने का बात करें तो इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क फंक्शन बराबर फार्मूला क्या निकल करके आया, सो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, और जैसे कि ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया h, तो इसका डायमेंशन लिखना होगा आपको। यदि डायमेंशन निकालें तो, अच्छा किनारे आराम से निकालिए। तो यदि आप डायमेंशन कैलकुलेट करने जाएं तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वर्क फंक्शन बराबर फॉर्मूला क्या मिला हमको, वर्क फंक्शन बराबर मिला तो वर्क फंक्शन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, अब सबका डायमेंशन निकालेंगे, लगाएं पुट करेंगे, तब निकल जाएगा डायमेंशन किसका, वर्क फंक्शन का। तो ये हो गया वर्क फंक्शन का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लें। आइए इधर रफ में, तो हम लोग पढ़े हैं E बराबर एच न्यू। यहाँ से h निकालेंगे आप तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा E बाई न्यू। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-2, और ये टाइम का डायमेंशन हो गया 1। तो h का डायमेंशन क्या निकल रहा है, m1 L2 T-1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का निकल गया h का। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी का जो होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड ऊपर जाएगा तो हो गया t का पावर -1। तो इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करें तो m निकल करके आया 1 L2 और t कितना हो गया -2। तो पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन का डायमेंशन देखिए जो निकल करके आया, क्या आया, m1 L2 t का पावर -2। और ये जो डायमेंशन है बच्चों, ये वर्क और एनर्जी का डायमेंशन है। वर्क का डायमेंशन इतना ही होता है, एनर्जी का भी डायमेंशन इतना ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार हम यूनिट भी देख लिए, डायमेंशन देख लिए, फार्मूला देख लिए, किस पे निर्भर करता है, नेचर और कंडीशन पर वो देख लिए, यूनिट देख लिए। अब रह गया कि हाँ इसका रेंज। अब एक टॉपिक रह गया, एक विषय रह गया इसका कि रेंज ऑफ वर्क फंक्शन। रेंज ऑफ वर्क फंक्शन, अलग अलग मेटल्स के लिए कितना कितना वर्क फंक्शन होगा। तो जनरली हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज मिनिमम इन केस ऑफ सीजियम। सीजियम के केस में वर्क फंक्शन जो होता है तो
सबसे कम होता है, और सीजियम का वर्क फंक्शन होता है बच्चों W0 बराबर लगभग 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम वर्क फंक्शन जिस मेटल का होगा वो कौन मेटल है? सीजियम। और सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन is maximum for प्लैटिनम। प्लैटिनम का वहीं पर वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो गैप देख रहे हैं, सो ये मिनिमम वैल्यू हो गया वर्क फंक्शन का सीजियम के लिए और मैक्सिमम हो गया प्लैटिनम के लिए इतना। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप रेंज कह सकते हैं कि रेंज जो होगा सो कहाँ से कहाँ होगा। आप लिख दीजिए वर्क फंक्शन और आप इधर इसका वैल्यू लिख दीजिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर लिख दीजिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका वैल्यू इससे या इस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा या ज़्यादा होगा। और इधर से देखिए आप, अच्छा ऐसे नहीं, इधर देखिए तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू के केस में देखिएगा चाहे इसके बराबर होगा चाहे इससे कम होगा। तो ये हो गया मिनिमम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स और ये हो गया मैक्सिमम वर्क फंक्शन फॉर द metals. So this was all about what is work function of a metal and how it depends on the other factors, how it can be calculated, what are its units and इसका रेंज क्या होता है। तो कुल मिलाकर के एट दिस स्टेज 12th स्टैंडर्ड के लिए वर्क फंक्शन इतना ही आपको समझना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि ये वर्क फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा तो ये यूनिट आगे बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसके बाद के टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा और भी आगे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।